हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है यतिन गुप्ता और इस कोर्स के अंदर मैं आपके लिए कवर कर रहा हूँ नेटवर्क थ्योरी फॉर गेट एंड ESE एस्पिरेंट्स। ऑलराइट, तो हम डिस्कस कर रहे थे नेटवर्क थ्योरी के बेसिक्स के बारे में, जिसके अंदर हमने किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के बारे में डिस्कशन किया था। देन हमने पढ़ा था नोड्स एंड ब्रांचेस के बारे में, कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सा प्रिंसिपल नोड है और कौन सा सिंपल नोड है। ठीक है, उसके बाद ब्रांचेस के बारे में हमने पढ़ा था। वहाँ पर हमने ये देखा कि अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, किसी पर्टिकुलर ब्रांच में अगर एक से ज़्यादा एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं और सारे एलिमेंट्स सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो उस पूरे ब्रांच को एक सिंगल ब्रांच की तरह कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थे जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर किए। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मैश एनालिसिस एंड नोडल एनालिसिस। तो बेसिकली मैश और नोडल एनालिसिस कुछ भी नहीं होता। जो किरचॉफ्स करंट लॉ और जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने पढ़ा था, बस उसका एप्लीकेशन होता है ये मैश एनालिसिस और नोडल एनालिसिस। सबसे पहले मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैश एनालिसिस के बारे में। हम देखेंगे कि एक मैश क्या होता है, ठीक है, एक लूप और एक लूप क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मैश एनालिसिस को कैसे अप्लाई किया जाता है किसी भी सर्किट के ऊपर, और कैसे मैश एनालिसिस की हेल्प से हर एक मैश का या हर एक लूप का करंट फाइंड किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, ऑलराइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि वो फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि किसी एक सर्किट के अंदर कितनी मैश इक्वेशंस रिक्वायर्ड होती है उस सर्किट को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले टॉपिक पर चलता हूँ मैं, मैश एनालिसिस। मैश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग ये है कि अगर किसी सर्किट के अंदर आप कोई मैश सेलेक्ट करते हो तो उस मैश के अंदर कोई भी इनर लूप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बेसिकली मैश एक लूप ही होता है, बस फर्क इतना होता है यहाँ पर कि उस लूप के अंदर कोई भी इनर लूप प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, अगर एक सिंपल लूप मैं किसी भी सर्किट के अंदर ले लूँ तो पॉसिबिलिटी है कि वहां पर उस लूप के अंदर एक इनर लूप हमें मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो उसे हम मैश नहीं कह सकते। ठीक है, तो मैश क्या होगा? मैश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। ओके, एक सर्किट की हेल्प से भी मैं ये चीज आपको समझाऊंगा, तब ये लाइन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मैश एनालिसिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द प्लेनर नेटवर्क एंड अ प्लेनर नेटवर्क इज द वन that can be drawn in a plane without no branches crosses one another. Okay, mesh is a closed path which further cannot be divided into any other closed path. वही मैंने आपको बताया कि एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई भी इनर लूप ना हो, या फिर आप ये कह सकते हो कि मैश एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसको आप अदर क्लोज्ड पाथ में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज अ सिंगल क्लोज्ड पाथ दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर क्लोज्ड पाथ्स, whereas loop is a closed path which can or cannot be divided further into closed path. A mesh is a loop, but it is not necessary that a loop will be a mesh. It will be only be a mesh when further division is not possible. चलो, तो इस सर्किट की हेल्प से ये सारे स्टेटमेंट्स हमें वन बाय वन क्लियर होते चले जाएंगे। यहाँ पर L1, L2 एंड L3 टोटल 3 लूप्स मैंने यहाँ पर क्रिएट किए हैं। पहला लूप है L1 जो इस वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट हो रहा है, फिर इस रेजिस्टेंस को कवर कर रहा है, देन इस मिडिल रेजिस्टेंस को कवर कर रहा है, एंड देन अगेन हम वोल्टेज सोर्स की तरफ आ गए। तो एक पूरा हमने ये एक लूप कवर कर लिया जिसे हमने कहा L1। उसी तरीके से एक दूसरा लूप हमने स्टार्ट किया जो इस मिडिल रेजिस्टेंस के लोअर पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। अगर इस लाइन को मैं ग्राउंड पोटेंशियल बोलता हूं तो इस ग्राउंड पोटेंशियल से अगर हम स्टार्ट करें, ठीक है, एंड देन उसके बाद इस रेजिस्टेंस से होते हुए एंड देन इस सेकंड रेजिस्टेंस से होते हुए हम वापस इस पॉइंट पर आ गए, तो ये हमने दूसरा लूप क्रिएट किया जिसको हमने बोला L2। ठीक है, जो लूप 1 था उस लूप 1 के अंदर हमने करंट माना I1 और लूप 2 के अंदर करंट हमने माना I2। अब इसके बाद एक थर्ड लूप भी बन रहा है जो इस वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट होगा, देन इस रेजिस्टेंस को कवर करेगा, देन आगे फर्दर बढ़ता हुआ इस थर्ड रेजिस्टेंस को कवर करेगा, एंड देन अगेन ये ग्राउंड पोटेंशियल पे हम आ गए। तो ये एक थर्ड लूप भी यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इन तीनों लूप्स में से मैशेस कौन कौन से हो गए ये हमें डिसाइड करना है। तो जैसे कि
डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि मैश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। तो अगर इस L3 लूप की मैं बात करूं, तो ये L3 लूप हमने जब बनाया तो इस L3 लूप ने लूप 1 और लूप 2 को भी कवर कर लिया था, ठीक है। तो डेफिनेटली L3 एक ऐसा लूप है जिसके अंदर हमें दो इनर लूप्स देखने को मिल रहे हैं। तो हम L3 को एज अ मैश कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज मैश डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप, या फिर मैश इज अ क्लोज्ड पाथ विच डज नॉट हैव, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू अदर क्लोज पाथ, ठीक है। तो अगर L1 L2 की मैं बात करता हूँ, तो L1 जो लूप है उसको फर्दर मैं किसी दूसरे लूप में डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपने आप में एक सबसे छोटा लूप यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। उसी तरीके से ये जो L2 लूप है, ये L2 लूप भी फर्दर किसी और लूप में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इट्स वन ऑफ इट्स काइंड, एंड इसीलिए L1 और L2 को हम यहाँ पर मैश कहेंगे और L3 को यहाँ पर कहा जाएगा लूप। हालांकि लूप तो यहाँ पर तीनों ही है, L1 L2 एंड L3 तीनों यहाँ पर लूप्स हैं, लेकिन इन लूप्स में से मैशेस बनने के लिए कौन कौन एप्लीकेबल है? L1 एंड L2 ओनली। रीजन क्या है कि L1 और L2 दोनों का कोई भी फर्दर इनर लूप पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग द मैश एनालिसिस। जब किसी भी सर्किट के अंदर हमें या तो कोई करंट फाइंड करना है, या फिर करंट फाइंड करने के बाद किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करना है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम मैश एनालिसिस का यूज करते हैं, और क्या प्रोसीजर होता है वो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर ये रहेगा, आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मैशेस। जैसे कि इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर हमने सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैशेस फाइंड करे, कितने आए? L1 और L2, दो मैशेस हमको यहाँ पर मिले। तो सबसे पहला टास्क आपका होगा टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैशेस प्रेजेंट इन एनी सर्किट। उसके बाद दूसरा काम आपका क्या होगा? असाइन दी मैश करंट्स। जैसे कि हमने यहाँ पर किया, पहले मैश के लिए करंट हमने असाइन किया I1 और दूसरे मैश के लिए हमने करंट असाइन किया I2, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप क्या है यहाँ पर? डेवलप केवीएल इक्वेशंस फॉर ईच मैश। केवीएल इक्वेशन कैसे लिखते हो आप? एक क्लोज लूप के अंदर जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं उन सभी का एडिशन करके आप जीरो के इक्वल कर देते हो। तो पहले तो इस L1 मैश के लिए आपको केवीएल इक्वेशन लिखनी होगी। वोल्टेज सोर्स से स्टार्ट करेंगे, देन रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, एंड देन इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप। उसी तरीके से L2 मैश के लिए हम स्टार्ट करेंगे, पहले इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप लिखेंगे, उसके बाद इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप, और उसको जीरो के इक्वेट कर देंगे। तो ये हुआ डेवलप केवीएल इक्वेशन फॉर ईच मैश। और उसके बाद आपका लास्ट स्टेप क्या होगा? सॉल्व द इक्वेशंस टू फाइंड द लूप करंट्स। जब इन इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लोगे तो जो लूप करंट्स है I1 और I2 उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू अप्लाई द मैश एनालिसिस। चलिए, अब कुछ नोट है इसके अंदर जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा कि जो भी मैंने लूप क्रिएट किया उस लूप का डायरेक्शन मैंने कैसा लिया है? क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो वही हम यहाँ बोल रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैश करंट्स कैन बी टेकन इन एनी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरह क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन लो, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लूप करंट्स मान सकते हो। लेकिन जब हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं तो जनरली हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही मानकर चलते हैं, क्योंकि बाय टेकिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल गिव अस अ सिंपलर एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मैश करंट्स को अज्यूम करोगे तो वो आपको एक सिंपल एनालिसिस देगा, आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी। और दूसरी चीज़ ये कि इस पर्टिकुलर सर्किट में, या ये सर्किट नहीं कोई और भी सर्किट हो, तो उस सर्किट के अंदर कितनी मैश इक्वेशंस में हमें करंट्स की वैल्यू पता चल जाएगी, ये कैसे पता किया जाए? जैसे कि ये पर्टिकुलर एक सर्किट है, तो इस सर्किट के लिए मैं कितनी मैश करंट्स डेवलप करूं कि मुझे हर एक मैश का करंट मालूम पड़ जाए? तो उसका फॉर्मूला होता है number of equations required to solve the circuit with the help of mesh analysis is equal to EM से मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैश इक्वेशंस, ठीक है। दैट इज इक्वल टू B माइनस कोष्टक में n-1। यहाँ पर B रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ ब्रांचेस को और कैपिटल N रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ नोड्स को। तो जैसे ये सर्किट है, तो इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर आप काउंट करो कितनी ब्रांचेस हैं और उसके बाद काउंट करो कितने नोड्स हैं, ठीक है।
उसके बाद आप इस इक्वेशन में बी और एन की वैल्यू डालो एंड देन पता करो कि कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं टू सॉल्व दिस सर्किट। ओके, तो ब्रांचेस और नोड्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। ओके, तो पॉज दिस वीडियो एंड कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ नोड्स एंड देन कैलकुलेट्स how many equations are required to solve this particular circuit. All right, so I hope you have calculated the answer. Okay, so इस पर्टिकुलर सर्किट के अंदर अगर मैं नोड्स की बात करूं तो मैंने आपको कहा था कि जो नोड होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंपल नोड या कॉमन नोड और एक होता है आपका प्रिंसिपल नोड। ठीक है, तो जब दो एलिमेंट्स आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनके बीच में जो पॉइंट होता है उसे हम सिंपल या कॉमन नोड बोलते हैं। लेकिन इस नोड पर करंट डिवीजन नहीं होता। हमें कौन सा नोड चाहिए? हमें प्रिंसिपल नोड चाहिए। तो एक प्रिंसिपल नोड तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, दो से ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पर कनेक्टेड है, इस पॉइंट पे करंट डिवीजन होगा। तो ये एक तो ये प्रिंसिपल नोड हो गया एंड एक यहाँ पर होता है रेफरेंस नोड, जो ये ग्राउंड पोटेंशियल है। ठीक है, ये एक रेफरेंस नोड है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं सर्किट के अंदर? 1 + 1 दैट इज 2। और टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी होगी? कितनी ब्रांचेस है वैसे देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4, लेकिन b = 3 लिखेंगे हम। क्यों? क्योंकि इस वोल्टेज सोर्स और इस रेजिस्टेंस से सेम करंट पास होगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। और सीरीज में कनेक्ट होने की वजह से इन दोनों को हम एक सिंगल ब्रांच से कंसीडर करेंगे। तो एक ब्रांच ये हो गई, एक ब्रांच ये और एक ब्रांच ये। तो टोटल 3 ब्रांचेस हैं हमारे पास, n = 2 एंड b = 3। दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में डालने के बाद टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस आपके पास आएंगी 2। इसका मतलब आपको टोटल 2 मैश इक्वेशंस यहाँ पर डेवलप करनी पड़ेंगी अगर इस पूरे सर्किट के अंदर आपको सारे करंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जैसे पहले मैश के अंदर I1 करंट था, दूसरे मैश के अंदर I2 करंट था, तो I1 और I2 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 2 मैश इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या सीख लिया कि मैश और लूप में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है मैश एनालिसिस को अप्लाई करने का। उसके बाद हमने पता किया कि कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी टू सॉल्व एनी सर्किट विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस। ठीक है, ओके, एक एग्जांपल हमने यहाँ पर सॉल्व किया, तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने सबसे पहले एग्जांपल की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1, यूजिंग मैश एनालिसिस ऑब्टेन द पावर लॉस इन 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो सर्किट है ये वही सर्किट है जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जस्ट हमने अब यहाँ पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस को वैल्यूज प्रोवाइड कर दी है। 10 वोल्ट का यहाँ पर वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया है मैंने, 2 ओम्स के ये 2 रेजिस्टेंस और उसके पैरेलल में ये 5 ओम का रेजिस्टेंस। क्वेश्चन के अंदर आपको फाइंड क्या करना है? यूजिंग मैश एनालिसिस ऑब्टेन द पावर लॉस इन 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है यहाँ पर 5 ओम का, इसमें पावर लॉस आपको पता करना है और आपको मेथड कौन सा यूज करना है? मैश एनालिसिस। ठीक है, वैसे बेसिकली इस जो सर्किट है इसको सॉल्व करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिया गया कि मैश एनालिसिस का आपको यूज करना है इस पावर लॉस को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जांपल है, बड़े ही आराम से बड़े धीरे धीरे केवीएल इक्वेशंस को हम यहाँ पर डेवलप करेंगे। ओके, देन उसके बाद हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे। ओके, तो इस पहले एग्जाम को बड़े ही आराम से समझने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस कितनी बनेंगी? 2 इक्वेशंस बनेंगी, क्योंकि सिमिलर सर्किट का एनालिसिस अभी अभी हमने किया था कि टोटल 2 मैश इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगी इस पूरे सर्किट को सॉल्व करने के लिए। चलो तो डेवलप करते हैं इक्वेशंस को। हमारा सबसे पहला काम क्या था? आइडेंटिफाई टोटल नंबर ऑफ मैशेस, वो हमने पता कर लिया कितने हैं? 2। दूसरा हमारा प्रोसीजर में हमारा स्टेप क्या होना चाहिए? असाइन दी मैश करंट्स। ओके, तो मैश करंट्स असाइन कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस पहले मैश में मैंने करंट असाइन किया I1 और दूसरे मैश में करंट असाइन किया I2, और दोनों की डायरेक्शन ऑब्वियस है, क्लॉकवाइज हमने ली यहाँ पर। ठीक है, फॉर द सिंपलर एनालिसिस। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा? थर्ड स्टेप है हमारा डेवलप केवीएल इक्वेशंस फॉर ईच मैश। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, केवीएल इक्वेशन लिखना। ठीक है, आपको केवीएल इक्वेशन लिखना बहुत अच्छे से आना चाहिए। इन्हीं एग्जांपल्स को करते हुए
हम केवीएल, बहुत सारी केवीएल इक्वेशंस लिखने वाले हैं, बहुत सारी केसीएल इक्वेशंस लिखने वाले हैं। तो यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाएगा केवीएल एंड केसीएल इक्वेशंस लिखने का। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए मैं केवीएल इक्वेशंस लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं मैश 1 के लिए बात कर रहा हूँ। मैश 1 के अंदर केवीएल इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? देखो, ये जो नीचे सर्किट के नीचे यहाँ पर ये पूरा लाइन है, इस पूरे लाइन का पोटेंशियल सेम है और वो ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल है। ठीक है, हमें एक नोड ऐसा होता है जो ग्राउंड पोटेंशियल के इक्वल सेलेक्ट करना होता है, उसे हम कहते हैं रेफरेंस नोड। ठीक है, वैसे रेफरेंस जरूरी नहीं है आप ग्राउंड पोटेंशियल को ही मानो, आप किसी भी पोटेंशियल को रेफरेंस मान के कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन अगर आप ग्राउंड पोटेंशियल को रेफरेंस मानते हो तो एनालिसिस आपका थोड़ा सिंपल हो जाता है। चलो, तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये ग्राउंड पॉइंट है। ग्राउंड पॉइंट से मैं आगे बढ़ा, ठीक है, मुझे एक वोल्टेज सोर्स मिला। पोलैरिटी कैसी है? माइनस से प्लस, इसका मतलब पोटेंशियल का राइज है। और मैंने आपको बताया था पोटेंशियल राइज को कैसे लिखते हैं? पॉजिटिव। तो 10 वोल्ट को मैंने यहाँ पर +10 लिखा। देन उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं या करंट की अपोजिट डायरेक्शन में? देखो, डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरीके से है, क्लॉकवाइज, और हम भी तो क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं, इसका मतलब हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि करंट की डायरेक्शन में चलते वक्त आप जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप है उसको माइनस साइन के साथ लिखोगे। ठीक है, क्योंकि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप होने वाला है। तो इस पॉइंट पे प्लस पोलैरिटी होगी और इस साइड माइनस पोलैरिटी होगी। तो प्लस से माइनस जाओगे आप तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ड्रॉप कैसे लिखोगे? I इंटू आर। आई की वैल्यू है I1 और आर की वैल्यू है 2 के इक्वल। सो 10 माइनस 2I1। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट रहता है स्टूडेंट के लिए। अब इस पर्टिकुलर ब्रांच में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? कुछ लोग कहेंगे I1 फ्लो हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे I2 फ्लो हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे I1 माइनस I2 हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे I2 माइनस I1 हो रहा है। तो एक्चुअल में करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अभी फिलहाल किस मैश के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं? मैश नंबर 1 के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, राइट। और मैश नंबर 1 की जो मैंने मैश करंट मानी थी वो कितनी है? I1। तो हमेशा आपको याद रखना है, जिस भी मैश के लिए आप करंट केवीएल इक्वेशन लिख रहे हो वो करंट आपका प्राइमरी करंट होगा। तो इस पर्टिकुलर मैश के लिए इक्वेशन लिखते वक्त I1 करंट प्राइमरी होगा और I2 करंट सेकेंडरी होगा। इसीलिए इस ब्रांच के अक्रॉस जब आप वोल्टेज ड्रॉप लिखोगे तो वहां पर आप लिखोगे I इंटू आर। ठीक है, तो R की वैल्यू है 2 ohms और I यानी कि करंट कितना फ्लो हो रहा है इसके थ्रू, इस रेजिस्टेंस के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है यहाँ पर I1 माइनस I2। ओके, I2 माइनस I1 मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मैं मैश 1 के लिए बात कर रहा हूं और मैश 1 का जो करंट है वो मेरे लिए प्राइमरी करंट है फिलहाल। तो मैं लिखूंगा I1 माइनस I2। ठीक है, तो ये बनी अपनी पहली मैश इक्वेशन, पहली केवीएल इक्वेशन। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 10 इक्वल्स टू 4I1 माइनस 2I2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं मैश नंबर 2 के लिए। चलो, तो मैश नंबर 2 के लिए फिर से मैं ग्राउंड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, फर्स्ट मैश में मैंने ग्राउंड पॉइंट से स्टार्ट करते हुए वापस ग्राउंड तक आ गया। उसके बाद अब मैश 2 से भी हम ऐसे ही करेंगे, ग्राउंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और ग्राउंड पॉइंट पे ही वापस आ जाएंगे। ओके, तो इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया 0। देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस ड्रॉप मिल रहा है मुझे। करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं या अपोजिट डायरेक्शन में? फिलहाल तो मैं करंट की डायरेक्शन में ही जा रहा हूं क्योंकि अब मेरे लिए I2 करंट प्राइमरी करंट हो जाएगा। ठीक है, तो I2 की डायरेक्शन में जा रहा हूं। हालांकि I1 के करस्पॉन्डिंग देखूं तो मैं करंट की उल्टी डायरेक्शन में हूं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे I1 से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि मैं मैश इक्वेशन लिख रहा हूं मैश नंबर 2 के लिए और मैश 2 का प्राइमरी करंट है I2। तो मैं जब यहां से चलूंगा तो I2 को प्राइमरी मानते हुए मैं लिखूंगा -2 इंटू I2 माइनस I1, क्योंकि ड्रॉप है पोटेंशियल का इसलिए माइनस साइन लिया है मैंने। उसके बाद आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर ये 5 ओम का रेजिस्टेंस मिला। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूँ, I2 करंट की डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब माइनस साइन 5 इंटू I2 इक्वल्स टू 0। जितने भी पोटेंशियल ड्रॉप होते हैं एक लूप में उनका समेशन किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 7I2 इक्वल्स टू मिलेगा 2I1। ये बनेगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। I1 I2 I1 I2 दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन हैं।
इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों I1 और I2 दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा जो कंसर्न है, मुझे पावर लॉस फाइंड करना है 5 ओम रेजिस्टेंस में। और बताओ इस 5 ओम रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो कर रहा है। ये I2 करंट ही तो फ्लो कर रहा होगा 5 ओम रेजिस्टेंस से, तो मुझे I2 कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, I1 की वैल्यू 7I2/2 इसे रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद I2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 10/12 एम्पियर के। और पावर लॉस अगर मुझे लिखना है 5 ओम, इट्स एक्चुअली 5 नॉट 10। पावर लॉस इन 5 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट्स अगेन 10। गॉड, ओके, P5 ओम दैट इज इक्वल टू I2 स्क्वायर इंटू R। I2 की वैल्यू है 10/12, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस वैल्यू विच इज 5। सॉल्व करोगे आंसर आपका आएगा 4.16 वॉट्स के इक्वल। इसका मतलब टोटल पावर लॉस कितना हो रहा है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, 4.16 वॉट्स। तो इस तरीके से मैश एनालिसिस की हेल्प से आप किसी भी ब्रांच या किसी भी मैश का करंट फाइंड कर सकते हो। और एक बार करंट पता चल गया तो आपको वोल्टेज ड्रॉप भी मालूम पड़ जाएगा, आप वहां पर पावर लॉस कैलकुलेट कर सकते हो, कितना एनर्जी का वहां पर डिसिपेशन हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा पहला प्रॉब्लम विच वॉज बेस्ड ऑन मैश एनालिसिस। अब चलते हैं अपने दूसरे प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2, डेवलप मैश इक्वेशंस फॉर द बिलो गिवन सर्किट। तो देखो पहले तो मैं बता देता हूं यहां पर आपको करना क्या है। मैश इक्वेशंस आपको डेवलप करनी है, ठीक है। ओनली ये पूरे सर्किट के अंदर पहली बात तो कितनी मैश इक्वेशंस बनेंगी, कितने मैश करंट्स होंगे, ओके, वो आपको पता करने हैं। एंड देन उन मैश इक्वेशंस को आपको सिर्फ डेवलप करना है, सॉल्व नहीं करना। आपको तीनों करंट्स की यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी, जितने भी मैश करंट्स यहाँ पर बन रहे हैं वो कैलकुलेट नहीं करने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है कि मैश इक्वेशंस कैसे डेवलप की जाती हैं, ठीक है। द ओनली पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन इज टू नो वेदर यू कैन राइट द मैश इक्वेशंस और नॉट, ओके। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करो, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिफाई करो कितने टोटल मैशेस बन रहे हैं इसके अंदर, उसके मैश करंट्स आप अज्यूम करो, एंड उसके बाद केवीएल इक्वेशंस आप बनाओ यहाँ पर। और केवीएल इक्वेशन बनाने के बाद उन केवीएल इक्वेशंस को आप मैच कराओ मेरे केवीएल इक्वेशंस के साथ, ठीक है। ऑलराइट, सो सॉल्व दिस वन एंड कैलकुलेट योर आंसर। सॉल्व करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि किस लूप के लिए आप मैश इक्वेशन लिख रहे हो, उसी लूप के करंट को आपको प्राइमरी करंट मानना है, ठीक है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है केवीएल इक्वेशन लिखते वक्त। ओके, सो नाउ आई एम कमिंग टू द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहला हमारा काम क्या रहता है, सबसे पहले हम मैश करंट्स अज्यूम करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मैशेस यहाँ पर कितने हैं, एक ये मैश बन रहा है I1, एक I2 बन रहा है, और एक ये I3 मैश, ठीक है। तो तीन मैश करंट मैंने मान लिया I1, I2 और I3। अब देखो बनने को तो ये E1 से होता हुआ, R1 से होता हुआ, R6 से होता हुआ, देन R5 से होता हुआ, फिर से हम ग्राउंड पर आ गए। एक ये भी तो लूप बन रहा है, लेकिन इसको हम मैश नहीं बोल सकते क्योंकि इस पूरे लूप ने तीन इनर लूप्स को कवर कर लिया, ठीक है। ये कंसेप्ट मैंने शुरुआत में बताया आपको कि इस लूप को हम मैश नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर इनर लूप्स आ रहे हैं, ठीक है। इन तीनों मैशेस को आप देख लीजिए, इनको आप फर्दर किसी भी एक छोटे मैश में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपके तीन मैशेस यहाँ पर प्रेजेंट है। चलो मैश नंबर 1 के लिए मैं पहले बात कर रहा हूँ। तो इस ग्राउंड पॉइंट से मैं स्टार्ट करूंगा, ये ग्राउंड पोटेंशियल है, ठीक है। नीचे का ये पूरा लाइन ग्राउंड पोटेंशियल है और यहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले I1 करंट के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले E1, ठीक है, माइनस से प्लस पोटेंशियल का राइज, तो प्लस E1। उसके बाद एक रेजिस्टेंस ड्रॉप R1 के करस्पॉन्डिंग, माइनस I1 इंटू R1। देन उसके बाद R2 के अक्रॉस रेजिस्टेंस ड्रॉप। अब यहां पर हम क्या लिखें, I1 माइनस I3 लिखें या I3 माइनस I1? डेफिनेटली I1 माइनस I3 ही लिखना होगा क्योंकि I1 करंट यहाँ पर प्राइमरी है और I3 है सेकेंडरी, ठीक है। तो हम लिखेंगे माइनस R2 इंटू I1 माइनस I3। देन उसके बाद R3 के लिए लिखेंगे माइनस R3 इंटू I1 माइनस I2, क्योंकि I1 प्राइमरी है तो I1 से ही सारे करंट सब्ट्रैक्ट होंगे, I1 को बड़ा मानेंगे हम।
देन उसके बाद एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर। अब यहां से चलते हुए हम प्लस से माइनस जा रहे हैं वोल्टेज सोर्स में, तो प्लस से माइनस जाने का मतलब वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, तो माइनस E2 इक्वल्स टू 0। तो आई होप पहला मैश का इक्वेशन आपका सही गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मैश इक्वेशन के बारे में। तो सेकंड मैश इक्वेशन हो जाएगी, ग्राउंड पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, उसके बाद मिला हमें वोल्टेज सोर्स, माइनस से प्लस यानी कि पोटेंशियल का राइज, तो प्लस E2। देन उसके बाद R3 के करस्पॉन्डिंग लिखेंगे माइनस R3 इंटू I2 माइनस I1। अब यहाँ I2 माइनस I1 क्यों लिखा, क्योंकि अब I2 करंट के लिए हम बात कर रहे हैं। तो I2 हमारा प्राइमरी करंट हो गया, I1 और I3 सेकेंडरी करंट हो गए। सो माइनस R3 इंटू I2 माइनस I1। उसके बाद माइनस R4 इंटू I2 माइनस I3। R4 के करस्पॉन्डिंग लिखा, राइट, I2 माइनस I3। ऊपर से I3 करंट आ रहा है ना R4 में, अपोजिट डायरेक्शन में, और यहां से I2 करंट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद माइनस R5 इंटू I2। R5 से तो एक ही करंट फ्लो कर रहा है, I2, राइट, तो इक्वल्स टू 0। ये हुआ सेकेंड मैश इक्वेशन। उसके बाद थर्ड मैश इक्वेशन। थर्ड मैश इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, तो इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इस पॉइंट से चलते हुए सबसे पहले मुझे R6 के करस्पॉन्डिंग एक वोल्टेज ड्रॉप मिला, करंट की डायरेक्शन में चल रहा हूँ, I3 करंट की डायरेक्शन में, सो माइनस R6 इंटू I3। उसके बाद R4 के करस्पॉन्डिंग एक ड्रॉप मिलेगा। अब मेरा प्राइमरी करंट है I3 और सेकेंडरी करंट है I1 I2, तो इस पे मैं लिखूंगा माइनस R4 इंटू I3 माइनस I2। I3 इधर से आ रहा था, I2 उधर से आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन से, तो I3 माइनस I2। उसके बाद R2 के करस्पॉन्डिंग ड्रॉप लिखूंगा माइनस R2 इंटू I3 माइनस I1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से लिखी जाती है केवीएल इक्वेशंस फॉर एनी गिवन मैश। जिनकी तीनों मैश इक्वेशंस सही आए हैं, वेरी गुड। जिनकी अभी भी मैश इक्वेशंस यहाँ पर गलत बन रही हैं, नो प्रॉब्लम, अभी आगे हम और भी मैश इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो वहां पर आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज प्रॉब्लम नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I इन द सर्किट बिलो। तो एक सर्किट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, और इस सर्किट के अंदर यहाँ पर एक करंट मेंशन किया है स्मॉल I, और इस स्मॉल I करंट की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और इस करंट को फाइंड करने के लिए आपको यूज करना है मैश एनालिसिस का कंसेप्ट, ठीक है। तो हालांकि इस करंट को फाइंड करना कोई खास बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो चलिए प्रोसीजर वाइज चलते हैं। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैशेस देखते हैं इसके अंदर कितने हैं। तो एक मैश तो यहाँ बनेगा, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ पर। तो टोटल 3 मैश करंट्स मुझे अज्यूम करने हैं, I1, I2 एंड 4 एम्पियर। यही मुझे समझाना था कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इस ब्रांच में या इस मैश में ये करंट सोर्स कनेक्टेड है जिसकी वैल्यू 4 एम्पियर के इक्वल है, ठीक है। तो इसमें जो करंट मैं मानता कि इसमें अगर मुझे करंट मानना होता कि I3 करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो क्या उस I3 की वैल्यू 4 एम्पियर के इक्वल होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये एक कांस्टेंट करंट सोर्स है जो 4 एम्पियर करंट प्रोवाइड कर रहा है। तो इस पूरे मैश के इस पार्ट के अंदर 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। अब हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना फ्लो कर रहा है या इस रेजिस्टेंस के थ्रू। हमें तो इतना मालूम है कि इस पूरे मैश के अंदर एक पार्ट ऐसा है जहां पर एक सिंगल करंट फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू 4 एम्पियर के इक्वल है, और उसी करंट को हम मैश करंट एज्यूम करते हैं, राइट। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 4 एम्पियर के इक्वल। तो इस सर्किट के लिए हम इजीली अब केवीएल इक्वेशंस डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैश 1 के लिए हम केवीएल इक्वेशन डेवलप करते हैं। तो वो हो जाएगी 2 वोल्ट का सोर्स, तो +2 -2 I1 -1 इंटू I1 -4, ठीक है। I1 प्राइमरी, 4 सेकेंडरी। उसके बाद -1 इंटू I1 -I2, I1 प्राइमरी, I2 सेकेंडरी, राइट। उसके बाद इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे मैश 1 की इक्वेशन को, तो ये मिलेगी हमें 4I1 -I2 इक्वल्स टू 6 के बराबर। इसे बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैश नंबर 2 के लिए हम इक्वेशन डेवलप करेंगे
तो वो हो जाएगी -1। यहां से स्टार्ट किया मैंने, ग्राउंड पोटेंशियल से स्टार्ट करूंगा, ऐसे चलता हुआ इन दोनों रेजिस्टेंस से होता हुआ इस थर्ड रेजिस्टेंस से वापस ग्राउंड पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो -1 इंटू I2 माइनस I1। ठीक है, अब I2 प्राइमरी हो गया और I1 सेकेंडरी हो गया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है आपको कि कौन से मैश के लिए इक्वेशन लिख रहे हो उसी करंट को प्राइमरी करंट मान के चल रहा है। उसके बाद -1 इंटू I2 माइनस 4 एंड -1 इंटू I2। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो 3I2 इक्वल्स टू I1 प्लस 4, इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस हैं, ओके, और दो अननोन है, इजीली सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है, सॉल्व करने के बाद आपको I1 की वैल्यू मिलेगी 2 एम्पियर के इक्वल और I2 की वैल्यू मिलेगी 2 एम्पियर के इक्वल। और ध्यान से अगर देखो इस सर्किट के अंदर, तो ये I2 करंट ही इस स्मॉल I करंट के इक्वल है। ठीक है, सर्किट के अंदर क्वेश्चन के अंदर आपको इस ब्रांच का करंट बोला गया था स्मॉल I। फिर जब मैंने करंट्स अज्यूम किए तो मैंने इसे I2 के इक्वल अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो जो I2 की वैल्यू है वही स्मॉल I की वैल्यू है। ठीक है, तो स्मॉल I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर्स के इक्वल। अब यहाँ पर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने से तो यहाँ पर पता चल रहा है कि टोटल 3 मैश यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, I1 I2 एंड ये I3 जिसकी वैल्यू हमें यहाँ पर मालूम है। तो जिस मैश का करंट आपको ऑलरेडी पता होता है उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन नहीं लिखी जाती। इसी वजह से 3 मैशेस होने के बावजूद भी केवल 2 मैश इक्वेशंस की हेल्प से आपने यहाँ पर सर्किट को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है जब ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे होगे जो मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड टू सॉल्व द सर्किट विद द हेल्प ऑफ मैश एनालिसिस, वो क्या होता है, EM इक्वल्स टू B माइनस N माइनस 1। ठीक है, तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस निकल के आती है उसमें हम उस मैश को कंसीडर नहीं करते जिसका करंट हमें ऑलरेडी मालूम है। यहां पर जब भी टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस निकालने की बात आएगी तो एक बार सर्किट को ध्यान से देखना और उसमें पता करने की कोशिश करना कि कहीं किसी मैश का करंट ऑलरेडी हमें पता तो नहीं है। ठीक है, और अगर किसी मैश का करंट ऑलरेडी मालूम है तो उस पर्टिकुलर मैश को आपको वहां पर कंसीडर नहीं करना, उसके करस्पॉन्डिंग इक्वेशन नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो जितने भी मैशेस का करंट मालूम है उन्हें वहां से सब्ट्रैक्ट कर दो और टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इस पर्टिकुलर सर्किट के लिए हालांकि टोटल नंबर ऑफ मैश 3 बन रहे थे लेकिन 2 इक्वेशन सॉल्व करने से ही हमारा काम यहाँ पर बन गया। ठीक है, ओके, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4। अब ये जो प्रॉब्लम है ये इस जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। जब भी किसी सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। वहां पर आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ता है इस डिपेंडेंट टर्म का। ठीक है, यहाँ पर इस सर्किट में ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू एक करंट फ्लो कर रहा है स्मॉल I, और इस करंट के ऊपर डिपेंडेंट है इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू एज 2 इंटू I। तो जैसे ही इस करंट की वैल्यू चेंज होगी करस्पॉन्डिंगली इस वोल्टेज सोर्स की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो जाएगी। ठीक है, और आपको फाइनली यहाँ पर फाइंड क्या करना है, ये जो कैपिटल I करंट फ्लो कर रहा है इस 1 ओम के थ्रू, इसकी वैल्यू पता करनी है। ओके, तो एक बार आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। बेसिकली करना कुछ भी नहीं है, वही आपको मैश करंट्स पता करने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मैशेस पता करने हैं, उसमें मैश करंट अज्यूम करना है और फिर इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए आपको इस करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो एक ट्राई दो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो और अगर नहीं हो पाता है सॉल्व देन यू कैन सी द सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ मैशेस पता किए 1, 2 एंड 3। तीनों मैशेस के अंदर फिर मैश करंट हमने अज्यूम किए I1, I2 एंड I3, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और उसके बाद अब हमारा अगला काम होगा KVL इक्वेशन डेवलप करना। तो सबसे पहले इस मैश के लिए, पहले मैश के लिए मैं KVL इक्वेशन डेवलप कर रहा हूँ। इस ग्राउंड पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, माइनस से प्लस, पोटेंशियल राइज 5, और उसके बाद मैं लिखूंगा माइनस I1 इंटू 1।
तो माइनस लिखने की जगह मैं इसको RHS साइड में ले जा रहा हूँ और प्लस I1 लिख रहा हूँ, ठीक है, बस इतना सा अंतर है। तो 5 इक्वल टू I1 और उसके बाद दूसरा ड्रॉप क्या होगा, -1 इंटू I1 माइनस I2। तो -1 इंटू I1 माइनस I2 को इधर ले गया मैं RHS साइड में, तो वो क्या बन गया, प्लस I1 माइनस I2, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमारा जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन हमारा यहां से बनेगा, तो -I2, तो -I2 इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो ड्रॉप हुआ -I2, उसके बाद -I2 माइनस I3, इस 1 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, I2 जो कि प्राइमरी करंट है माइनस I3, क्योंकि अब मैं सेकंड मैश के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, तो I2 प्राइमरी हो जाएगा, I3 सेकेंडरी हो जाएगा, सो -I2 माइनस I3। उसके बाद नेक्स्ट आया आपका ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, प्लस से माइनस जा रहा हूं मैं, तो प्लस से माइनस जाने का मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, सो -2I, और उसके बाद -I2 माइनस I1 इंटू इक्वल्स टू 0। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना होगा, I2 माइनस I1, और वैल्यू है 1 ओम इक्वल्स टू 0। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड इक्वेशन आपकी क्या होगी, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया, पोटेंशियल राइज मिला मुझे माइनस से प्लस, तो प्लस का 2I, उसके बाद इस 1 ओम के अक्रॉस I3 माइनस I2 और माइनस साइन के साथ, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप है। उसके बाद -I3 इंटू 1, तो -I3 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तीन इक्वेशन तो यहां से हमको मिल गई, लेकिन यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, I1, I2, I3 और स्मॉल I, टोटल 4 वेरिएबल हैं, इक्वेशन है 3, तो हमें टोटल 4 इक्वेशन चाहिए 4 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो चौथे वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन कहाँ से मिलेगी हमें, देखो ये जो करंट का डायरेक्शन है, देखो ध्यान से सुनना, ये करंट का डायरेक्शन जो है स्मॉल I, वो जिस भी डायरेक्शन में होगा वो आपका फाइनल करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल करंट जो होगा इस 1 ओम के थ्रू, वो स्मॉल I के इक्वल होगा, और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जिस डायरेक्शन में मैंने शो किया हुआ है। तो अगर ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो आप मुझे बताओ कि इस डायरेक्शन में कौन सा करंट है, I1 है इस डायरेक्शन में या I2 है। साफ दिखाई दे रहा है कि I2 तो स्मॉल I के अपोजिट डायरेक्शन में है, और I1 स्मॉल I की ही डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे फाइनल करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, तो I1 को बड़ा होना पड़ेगा और I2 को छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां मैं लिखूंगा कि स्मॉल I की वैल्यू किसके इक्वल है, I1 माइनस I2 के। आई होप कि ये पॉइंट सही से समझ में आया होगा आपको। मैंने I1 माइनस I2 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने I1 को बड़ा माना और I2 को छोटा माना, तभी इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो स्मॉल I के इक्वल आएगा, ठीक है। तो I1 माइनस I2 इक्वल्स टू स्मॉल I, ये आपकी चौथी इक्वेशन हो गई। तो यहां से इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं फर्दर सॉल्व करूंगा, तो इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करने पे यहाँ पर I1 माइनस I2 की जो वैल्यू है उसको मैं मतलब स्मॉल I की जो वैल्यू है I1 माइनस I2, उसको वहां पर पुट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू I, ये क्या 2 इंटू I, तो 2 इंटू I1 माइनस I2, उसके बाद -2I3 प्लस I2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से I3 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2I1 माइनस I2 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वो बन जाएगी 5 इक्वल्स टू 2I1 माइनस I2, यहाँ से I2 की वैल्यू मुझे मिलेगी 2I1 माइनस 5। और इक्वेशन नंबर 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा, वहां पर स्मॉल I की वैल्यू में अगेन I1 माइनस I2 के इक्वल रख दूं, तो -3I2 प्लस I3 -2 इंटू I की वैल्यू मैंने रखी I1 माइनस I2 और माइनस I1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मुझे मिला -I2 प्लस I3 -3I1 इक्वल्स टू 0। ओके, अब जितनी भी इक्वेशंस हैं वो I1, I2 और I3 के फॉर्मेट में मुझे मिल चुकी हैं, ठीक है। तो 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन है, स्लोली स्लोली सॉल्व करें और बढ़िया आंसर आपको मिलेगा I3 का, दैट इज 5/2 एम्पियर्स। और ये जो I3 करंट है, यही करंट कैपिटल I के इक्वल है, ठीक है, जो कि इस ब्रांच से फ्लो कर रहा है। I3 करंट मैंने कहाँ माना था, इस ब्रांच के अंदर ही तो माना था, 1 ओम के थ्रू कौन सा करंट माना था मैंने, I3, और I3 ही कैपिटल I के इक्वल है और उसकी वैल्यू है 5/2 के इक्वल। ऑलराइट गाइस, सो इस लेक्चर के अंदर फिलहाल इतना ही,
आई होप कि मैश एनालिसिस से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और केवीएल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं उसकी भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस आपकी हुई होगी। ठीक है, ओके। तो जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं नोडल एनालिसिस को कवर करूंगा। देखेंगे कि किस तरीके से नोडल एनालिसिस का प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें वहां पर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके। तो एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं इस लेक्चर का। मैश इज अ लूप विच डज नॉट कंटेन एनी इनर लूप। ओके, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी मैशेस सेलेक्ट करो किसी भी सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर कोई भी इनर लूप नहीं बनना चाहिए। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी मैश एनालिसिस की हेल्प से, वो कैसे निकलेगा, b माइनस ऑफ n माइनस वन की हेल्प से। टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस सेलेक्ट करो, टोटल नंबर ऑफ नोड सेलेक्ट करो, उसके बाद इक्वेशंस निकाल लो। और ध्यान रहे, पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल राइटिंग केवीएल इक्वेशंस फॉर एनी मैश। While writing KVL equation for any mesh, always remember which current is primary and which current is secondary. तो ध्यान रखना, जिस भी मैश की करंट इक्वेशन, जिस भी मैश के लिए केवीएल इक्वेशन आप लिख रहे हो, उसके करंट को प्राइमरी करंट मानना है। सारे करंट्स को उसी करंट से सब्ट्रैक्ट करना है, उसको किसी से सब्ट्रैक्ट मत कर देना। ठीक है, दूसरी चीज, इफ द करंट फॉर एनी मैश इज ऑलरेडी गिवन या फिर नोन, डू नॉट कंसीडर दैट मैश इन योर मैश करंट इक्वेशन काउंट। तो जब टोटल नंबर ऑफ मैश इक्वेशंस काउंट करने की बात आए, तो एक बार सर्किट को देख के ये जरूर चेक कर लेना कि उसमें कोई मैश का करंट दिया तो नहीं हुआ, ठीक है, या नोन तो नहीं है आपको वो करंट, और उसके बाद मैश टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस वहां पर आप काउंट करिएगा। ठीक है, ओके guys, thank you very much for watching this lecture. I will see you in the next one. Thank you so much.